अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 14 10th क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। अच्छा, जब भी हमने कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपने उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, उसको अपने 5 डिफरेंट स्टेप्स में सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि उसने हमें बताया क्या क्या है, उसको गिवन डेटा में लिखेंगे। उसके बाद आपने देखना होता है कि उसने हमसे पूछा क्या, उसको टू फाइंड के अंदर हम लिखेंगे। एंड देन फिर हम देखेंगे कि उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगना है, तो हम फॉर्मूला लिख के एंड देन उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे और लास्ट पे हम अपने जो आंसर है उनको रिजल्ट्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट फिर बेटे हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं। तो वो कह रहा है कि एक करंट है 3 मिली एम्पेयर और वो फ्लो कर रहा है 1 मिनट के अंदर। तो वो कह रहा है कि बताओ कि उस वायर में से जो चार्जेस हैं वो कितने पास हो रहे हैं। यानी कि अब हमें ये दो चीज़ें बता रहा है, एक तो हमें ये करंट बता रहा है, करंट जो है वो हमारे पास 3 मिली एम्पेयर है। इसको अगर मैं मिली को यहाँ पे सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो मिली एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू 10⁻³ के बराबर होती है। तो मैं इसकी जगह 3 × 10⁻³ लिख दूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ वो मुझे बता रहा है वो टाइम बता रहा है, एंड द टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट और ये इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर मैंने उसको कन्वर्ट किया है, जो कि सेकंड है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। अब वो हमसे पूछ कर रहा है कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, यानी कि हमसे वो इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है कि कितना फ्लो कर रहा है। अब देखें यहाँ पर हमें करंट बताया है, टाइम बताया और चार्ज जो है ना वो हमसे उसने पूछा है। अब अगर मैं डेफिनेशन ऑफ करंट पे आऊँ तो डेफिनेशन ऑफ करंट क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सो इन दैट केस अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से उसका फॉर्मूला जो हमने अखज़ किया था वो निकालूं तो वो I इज इक्वल टू Q/T आता है। और इस फॉर्मूला के तहत हमें दो चीज़ें मालूम है, तीसरी मालूम करनी है, तो इस फॉर्मूला के तहत हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो I है ये इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट Q इज इक्वल टू IT। और यहाँ पर बेटे नेक्स्ट फिर हम बात करें Q इज इक्वल टू, ये बेटा मेरे पास आ जाना है 3 × 10⁻³ एम्पेयर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड्स के साथ। अब ये 60 को मैंने 3 पे मल्टीप्लाई किया, 10⁻³ को एज इट इज़ रहने दूंगा, सो दैट Q इज इक्वल टू 60 को 3 पे मल्टीप्लाई किया 180 × 10⁻³ अब यहाँ पर एम्पेयर है, यहाँ पे सेकंड है। जो एम्पेयर सेकंड होता है वो मेरे पास कूलम के बराबर होता है, तो मेरा आंसर जो है वो कूलम में आएगा। वैसे भी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होता है वो कूलम होता है। तो अब मैं अपने आंसर को कैसे लिखूंगा, जो उसने क्वेश्चन किया होता है उसकी वर्डिंग में हमने आंसर करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो चार्ज फ्लो कर रहा था वायर से वो 180 × 10⁻³ कूलम है। ओके, अब फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बेटा वो कह रहा है कि 1 लाख ओहम में कितना करंट फ्लो करेगा अगर हम 12 वोल्ट बैटरी को टच कर लेते हैं, और कह रहा है कि अगर वेट कंडीशन में जबकि हमारी रेजिस्टेंस 1000 ओहम रह जाती है तो तब हमें कितना करंट लगेगा। अब बेटा ये देखिए, ये बात अपने चैप्टर के अंदर भी पड़ी हुई है डैम्प्ड कंडीशंस के अंदर, कि जब हमारी बॉडी वेट होती है, हम गीले होते हैं, तो उस वक्त जो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस है वो ड्रेस्टिकली कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का और करंट का इन्वर्स रिलेशन है, ये तो मुझे पता है। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि गिवन डाटा क्या क्या है। तो गिवन डाटा में हम बात करते हैं कि जो ड्राई के लिए रेजिस्टेंस है मेरे पास आर ड्राई दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख ओहम है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वेट के लिए रेजिस्टेंस बात करूं तो वेट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास है 1000 ओहम, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट उसने जो है बैटरी के वोल्टेज बताए हुए वो दोनों तरफ एक ही लगेंगे, उसने कहा सेम बैटरी है दोनों मरतबा 12 वोल्ट। अब हमने फाइंड क्या करना है, ड्राई बॉडी से कितना करंट पास करेगा और वेट बॉडी से कितना करंट पास करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि I ड्राई, I फॉर करंट एंड D, मतलब कि ये ड्राई का मतलब है कि ड्राई बॉडी में से कितना करंट पास करता है और वेट बॉडी में से कितना करंट पास करता है। अब देखें ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, लेकिन फॉर्मूला दोनों में सेम ही लगना है। उसने रेजिस्टेंस बताई है, उसने वोल्टेज बताई है, करंट पूछा हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर मैं दोनों की अलग अलग हेडिंग बना लूंगा। यहाँ पर मैं लिख लूंगा फॉर ड्राई बॉडी और वहाँ पर लिख लूंगा फॉर वेट बॉडी, फॉर ड्राई बॉडी, और यहाँ पर मैं लिख लूंगा फॉर वेट बॉडी। तो बेटे यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ड्राई बॉडी के लिए मैं लिख दूंगा V इज इक्वल टू I
ये भी ड्राई वाला आएगा और रेजिस्टेंस भी ड्राई वाली आएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं V इज इक्वल टू आई भी वेट वाला आएगा और रेजिस्टेंस भी वेट वाली आएगी, ठीक है। अब चूंकि मैंने I फाइंड किया ना, रेजिस्टेंस से आके डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरे पास जो I है ड्राई कंडीशन में वो इक्वल आ जाएगा V ओवर R, यानी कि ड्राई कंडीशन में रेजिस्टेंस कितनी थी और जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट ही रहेंगे, और जो ड्राई कंडीशन में रेजिस्टेंस थी वो मेरे पास आ जाएगी 1 लाख ओहम। अब इस सारे को जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो ड्राई फॉर्म में आता है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पेयर। इसी मेथड के साथ जो है ना मैं वो वेट बॉडी में से देख लूंगा करंट कितना पास कर रहा है। सो इन दैट केस यहां पर मैं लिख लूंगा आई वेट दैट इज इक्वल्स टू V ओवर R वेट, ठीक है। तो यहां पर जो मेरे पास वोल्टेज है वो सेम है, क्योंकि उसने कहा बैटरी सेम है, बैटरी सेम है तो वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो चुकी है, रेजिस्टेंस अब रह गई है 1000 ओहम। सो इन दैट केस अगर मैं ये देखूं तो जो वेट बॉडी में से करंट पास कर रहा है इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 1.2 इंटू 10⁻⁻² एम्पेयर। ये साइंटिफिक नोटेशन में भी आप लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए खैर नेक्स्ट बात हम करते हैं कि यहाँ पर अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होता है। एक तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि रेजिस्टेंस और करंट का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। जहां पर जिस पॉइंट पर रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उतना कम पास करेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये क्लियर होता है कि जब हमारी बॉडी वेट होती है तो हमारी बॉडी एक बेहतरीन कंडक्टर बन जाती है, बहुत अच्छी कंडक्टर बन जाती है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस फॉल कर जाती है। रिजल्ट आपके सामने है, ड्राई बॉडी में से करंट पास हुआ था 10⁻⁴ के ऑर्डर का, ठीक है। और वेट बॉडी में से पास हुआ 10⁻⁻² के ऑर्डर का, यानी कि कोई 100 टाइम्स जो है ना वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज्यादा पास हुआ है वेट बॉडी में से, ठीक है। वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की जो है ना वो 10 मेगा ओहम है, ठीक है। तो ये उसने कहा कि एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस 10 मेगा ओहम है, और जब हम उसके अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट बताओ कितना होगा। तो अगेन वही चीज है कि रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस उसने बताया हुआ है, करंट पूछा हुआ है, तो अगेन हम इसको ओहम्स लॉ से ही करेंगे। ऑब्वियसली वही फॉर्मूला यहाँ पे सूटेबल लग रहा है। लेकिन यहाँ पर उसने एक बात कही, उसने कहा कि हमें आंसर चाहिए मिली एम्पेयर्स में, यानी कि मिली का मतलब 10⁻⁻3, तो हमें 10⁻⁻3 के ऑर्डर में आंसर चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे मिली एम्पेयर्स के अंदर। तो सबसे पहले उसने डाटा क्या दिया है, उसने रेजिस्टेंस दी हुई है 10 मेगा ओहम। अब आपको पता है 10 को मैं एज इट इज लिख लेता हूं, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, तो यहां पर मैं लिख लूंगा 10⁻⁶ ओहम, ये ओवरऑल आ जाएगा 10⁻7 ओहम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस उसने दिया हुआ है, यानी कि जो वोल्टेज दिया हुआ है वो 100 वोल्ट दिया हुआ है, और 100 वोल्ट को मैं 10⁻² वोल्ट लिख सकता हूं। इसको मैंने इसलिए लिखा है बाद सॉल्व करने में आसानी होगी, करना जरूरी नहीं है, बट मैंने वैसे ही अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे किया है, ठीक है। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, हमने करंट जो है वो फाइंड करना है। फॉर्मूला अगेन वही लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पर चूंकि हमने I फाइंड करना तो R इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो मेरे पास I है दैट इज इक्वल्स टू V ओवर R। अब वोल्टेज है मेरे पास 10⁻² वोल्ट, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है दैट इज 10⁻7 ओहम। अब 10⁻7 ऊपर आई है तो ये मेरे पास आ जाना है 10⁻² - 7, और वोल्ट पर ओहम जो है ये हमारे पास एम्पेयर की इक्वल होता है। वैसे भी करंट का जो यूनिट होता है ना वो ऐसा यूनिट वो एम्पेयर ही होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि I इज इक्वल टू 10⁻⁵ एम्पेयर। यहां तक हमें करंट की वैल्यू पता चली है क्या है, लेकिन हमें अभी उसने मिली एम्पेयर में क्या कन्वर्ट करना है। अब देखिए 10⁻⁵ है, इसके अंदर से मैं -3 को अलग करूंगा और -2 अलग बच जाएगा, यानी कि 10⁻⁵ को मैं ऐसे लिख लूंगा 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ एम्पेयर। अब 10⁻³ की जगह मैं जो है वो मिली लिख लूंगा, और 10⁻² जो होता है ये मेरे पास अगर मैं इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करूं 0.01 के बराबर आता है। तो यहां पर मैं 10⁻² की जगह 0.01 लिख लूंगा, जो कि मैंने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया है, और 10⁻³ की जगह मैं मिली लिखूंगा, और यहां पर एम्पेयर जो है वो आंसर आ जाएगा। तो मेरे रिजल्ट्स क्या बनेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट्स बनेंगे कि जो मेरे पास करंट पास कर रहा है, जो वैल्यू ऑफ करंट है उसमें से वायर में से पास करी दैट इज 0.01 मिली एम्पेयर इज 0 मिली एम्पेयर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का अप्लाई करते हैं अक्रॉस ए कंडक्टर और उसमें से 1.5 एम्पेयर करंट पास कर रहा है,
तो वो कह रहे हैं कि बताओ हम उस करंट से जो है वो 2 मिनट में कितनी एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। अब जो एनर्जी ऑब्टेन बाय चार्ज, एनर्जी ऑब्टेन बाय द करंट है ना, ये जॉल्स लॉ में हमने इसके 4 डिफरेंट फॉर्मूला पढ़े थे। पहले डाटा लिखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सूटेबल फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं कि जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, पहला डाटा। दूसरा डाटा करंट पास कर रहा है 1.5 एम्पियर, और तीसरी बात वो बता रहा है कि 2 मिनट के अंदर। तो 1 बाय 1 करके लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 10 वोल्ट, उसके बाद वो बता रहा है कि जो करंट है वो हमारे पास है 1.5 एम्पियर, और तीसरे नंबर पे बता रहा है टाइम जो है वो 2 मिनट है। अब चूंकि 2 मिनट वो बता रहा है, मिनट इज नॉट एन एसआई यूनिट, तो इसको पहले हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द करंट। अब एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द करंट जो है ना, इसके हमने 4 फॉर्मूला पढ़े थे। मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। एक था W इज इक्वल टू क्यू वी ओवर टी, तो वो यहां पर तो सुटेबल नहीं है। एक था W इज इक्वल टू वी आई टी। अब देखिए वोल्टेज भी है, करंट भी है और टाइम भी है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। उसके अलावा जो जॉल्स लॉ की मेन स्टेटमेंट का फॉर्मूला था, दैट इज आई स्क्वायर आर टी, और वो यहाँ पर अभी फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, अगर हम वोल्टेज और करंट को यूज करते हुए रेजिस्टेंस फाइंड कर लें तो फिर हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी है, उसमें भी सेम मसला है कि हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो W इज इक्वल टू वी आई टी वाला फॉर्मूला था वो अप्लाई करूंगा। तो यहां पर मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास 10 वोल्ट, और जो करंट है मेरे पास दैट इज 1.5 एम्पियर, और जो टाइम है मेरे पास दैट इज 120 सेकेंड, और इस सारे को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1800 जूल। तो इसका मतलब एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द करंट इन 2 मिनट्स will be 1800 joule, will be 1800 joule। जो उससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में से दिया गया है, और उसमें सिचुएशन ये दिया है कि 2 रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम, ठीक है। और उसके अंदर वो कह रहा है कि 10 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली उसकी जो सिचुएशन है वो शो भी कर दी है। और उसने 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं। एक तो उसने कहा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, दूसरा उसने कहा है कि करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरफ आते हैं। अब आपको पता है कि जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं सीरीज में, तो उसमें रेजिस्टेंसेस सिंपली ऐड होती है, यानी कि अगर ये 2 रेजिस्टर्स हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां पर हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये R1 जो है वो मेरे पास 2 किलो ओहम है, प्लस R2 जो है वो 8 किलो ओहम है। सो इन दैट केस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मेरे पास 10 किलो ओहम आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं कि करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब देखिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, उसमें जो करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस है वो सेम होता है, यानी कि जितना करंट इसमें से पास करेगा उतना इसमें से पास करेगा। यहां पर सीरीज में मैं 10 रजिस्टर भी और लगा दूं तो हर रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो करंट की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो जब भी हमने सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है ना, तो वो हमने करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ। और वोल्टेज हमें पता है, तो हम बाय ओहम्स लॉ जो है ना वो फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर, और ये रेजिस्टेंस मैं कौन सी लूंगा, चूंकि सीरीज है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लूंगा, क्योंकि ये पूरे सर्किट का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम रहता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द कंबाइंड रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, ये R1 या R2 पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उस पे इफेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे मैं बात करता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है मैं वो इक्विवेलेंट वाली लूंगा। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा I इज इक्वल टू V ओवर R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि मेरे पास जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, और जो R इक्विवेलेंट है दैट इज 10 किलो ओहम। तो यहाँ पर मैं 10 किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख दूंगा, दैट इज ओहम। 10 से 10 कट गया, 10 की पावर 3 ऊपर आके -3 हो गई, 10 की पावर -3 एम्पियर। अब चूंकि 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली, तो ये मेरे पास I इक्वल आ जाना है 1
मिली एम्पियर, 10 की पावर -3 के साथ मिली लिख दिया मैंने, तो ये 1 मिली एम्पियर आ जाएगा। अब चूंकि 1 मिली एम्पियर मेरा आंसर है, तो R1 के अक्रॉस भी 1 मिली एम्पियर करंट पास कर रहा होगा और R2 के अक्रॉस भी 1 मिली एम्पियर ही करंट पास कर रहा होगा, रिगार्डलेस कि उसकी रेजिस्टेंस R1 के मुकाबले में ज्यादा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट पास करता है, चाहे कम रेजिस्टेंस है चाहे ज्यादा रेजिस्टेंस है, इससे इंपैक्ट नहीं होता, वो ओवरऑल कंबाइंड। हाँ, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो सर्किट का करंट कम होगा, ठीक है। इंडिविजुअली जो रेजिस्टेंसेस है वो उसको इंपैक्ट नहीं करती। तो यहां पर मैं कहूंगा कि ईच रेजिस्टर के अक्रॉस जो है ना वो इतना करंट पास कर रहा है। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए जब हम पैरेलल में आएंगे तो वहां पे करंट डिवाइड होता है, तो वहां पे हम करंट के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर मैं R1 के लिए जो फॉर्मूला लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू IR1। V1 इसलिए लिखा है क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है, I के साथ मैंने सिंबल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो सेम होता है। एग्जैक्टली V2 के लिए जब मैं बात करूं तो V2 इज इक्वल टू IR2। तो इनको 1 बाय 1 करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो V1 इज इक्वल टू आ जाना है, I जो 1 मिली एम्पेयर है, मिली को 10⁻³ एम्पेयर लिख सकता हूं। इस तरह ही R1 जो है वो 2 किलो ओम है, तो इसको मैं 2 इंटू 10⁻³ ओम लिख दूंगा। ये 10⁻³ 10⁻³ से कट जाएगा, V1 जो है वो मेरे पास 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। V2 इज इक्वल टू जो I है वही वाला लगेगा, 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, और जो R2 है वो मेरे पास 8 किलो ओम है। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 8 इंटू 10⁻³ ओम आंसर है। यहां पर इसको पुट करूंगा और ये दोनों कट जाएंगे, तो जो मेरे पास V2 है ये इक्वल आ जाएगा 8 वोल्ट के। अब यहां से आप एक और कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो इसको अखज कर सकते हैं। वो क्या आप कॉन्सेप्ट ले आ सकते हैं कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो किसी भी रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा क्रिएट होगा। अब यहां पर देखें कि V1 जो है वो मेरे पास 2 किलो ओम था, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 2 वोल्ट का है, जबकि R2 जो है वो मेरे पास 8 किलो ओम था, तो जो V2 था वो मेरे पास 8 वोल्ट आया है, जो कि V1 के मुकाबले में काफी ज्यादा है, क्योंकि R2 की जो रेजिस्टेंस थी वो R1 के मुकाबले में ज्यादा थी। तो जिस रेजिस्टर की जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उसके हिस्से उतना ज्यादा वोल्टेज आएगा, ओवरऑल वोल्टेज जो है वो रेजिस्टर्स के अंदर डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, उससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो एक्चुअली आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में से, ठीक है। तो ये मैंने उसकी जो भी सिचुएशन उसने दी थी कि R1 जो है वो 6 किलो ओम है और R2 12 किलो ओम है और 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, वो सारी मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली शो कर दी है, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, वही तीन चीजें फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, चूंकि पैरेलल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिवाइड हो जाता है, चूंकि वायर्स डिफरेंट हो जाती है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो अब मैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे आते हैं। तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ यूं करके बन जाता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास R1 R2, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा R2 प्लस R1। अब हम रेसिप्रोकल कर लेंगे इन दोनों साइड्स को, ठीक है। तो जो मेरे पास R इक्विवेलेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1। अच्छा, यहां से ना एक शॉर्टकट मेथड भी बन सकता है, ठीक है। इसको हम प्रोडक्ट ओवर सम रूल कहते हैं। ये तब एप्लीकेबल होता है जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों। तो हम शॉर्टकट मेथड से भी उनकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर आपको एमसीक्यूज में आता है तो आप कर सकते हैं। आप सिंपली 12 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, 12 में 6 प्लस करेंगे 18 आ जाएगा, 72 को 18 पे डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो ये एक शॉर्टकट मेथड भी है। तो चलिए खैर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 6 किलो ओम और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 12 किलो ओम के साथ। इसी तरह नेक्स्ट टाइम इसको डिवाइड कर देंगे 6 किलो ओम प्लस 12 किलो ओम। तो ये 72 को जब हम 18 पे डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है दैट विल बी इक्वल्स टू 4 किलो ओम। अच्छा, अब उसके बाद जब हम करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट चूंकि डिवाइड हो रहा है, अब हम इसको अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे V इज इक्वल टू I1 R1। अब देखें यहां पर मैं वोल्टेज के साथ जो है ना वो सिंबल नहीं लगा रहा, ठीक है।
इससे पिछले न्यूमेरिकल में सीरीज था, वहां पे करंट सेम था तो मैंने करंट के साथ सिंबल नहीं लगाया था। अब यहाँ पे मैं वोल्टेज के साथ सिंबल नहीं लगा रहा, करंट के साथ लगा रहा हूँ क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। इस तरह यहाँ पर भी आ जाएगा V इज इक्वल टू I2R2। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि हमने I1 फाइंड करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू V ओवर R1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 3 ओम। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया, 6 से काट लिया, ऊपर 10 की पावर 3 जब ऊपर आके हो गया 10 की पावर -3 एम्पियर एंड I1 इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। इस तरह नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं जो हमारे पास I2 है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो V ओवर R2 एंड दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 की पावर 3 ओम। अब देखेंगे अगर हम 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा, या हम इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 1 ओवर 2 जो है वो 0.5 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। 10 की पावर -3 जो है वो मिली के बराबर होता है, तो 0.5 मिली एम्पियर जो है ना वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम यहां से अगर कोई कॉन्सेप्ट निकालना चाहें तो कॉन्सेप्ट क्या निकालेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा वो जो रूल है वो अप्लाई होता है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 मिली एम्पियर करंट आ रहा था और यहां पर रेजिस्टेंस चूंकि R2 वाली रेजिस्टेंस बड़ी थी तो वहां पर 0.5 मिली एम्पियर करंट गया, जो कि इसके मुकाबले में कम है। 1 के मुकाबले में 0.5 जो है वो कम है। तो रेजिस्टेंस जितनी बढ़ाते जाएंगे करंट उतना कम होता जाएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में एप्लीकेबल होता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम रहता है और वो सोर्स वोल्टेज के बराबर, यानी कि अगर हमारे पास सोर्स वोल्टेज 6 वोल्ट है ना जो हमने सोर्स के तौर पे लगाया हुआ है, तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, तो वो 6 वोल्ट ही रहेगा। और ये सारा डाटा जो मैंने अखज किया वो सारा मैंने रिजल्ट्स के अंदर लिख दिया है कि ये हमारे आंसर्स आए हैं। मूव टू 14.7, उसके अंदर बेटे वो ये बात कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको हमने मार्क किया है 220 वोल्ट से और 100 वॉट, यानी कि ये उसने ना उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है और उसकी पावर उसने बताई हुई है। वो कह रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस बताएं कितनी है और अगर वो बल्ब 5 घंटे रोजाना चलता है तो बताएं वो एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उसने बताया क्या क्या। तो उसने वोल्टेज बताई है जो कि 220 वोल्ट है, उसके बाद उसने हमें उसकी पावर बताई है जो कि 100 वॉट है, और फिर उसने हमें टाइम बताया, ये आवर्स में ही हम रखेंगे क्योंकि हमें आवर्स में ही जरूरत पड़ेगी 5 आवर्स, और इसको 30 पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसने पूरे महीने का यूजेज पूछा है। तो जो हमारे पास टाइम आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 150 आवर्स। अच्छा, फाइंड क्या क्या करना है हमने। फाइंड एक तो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और दूसरा हमने एनर्जी फाइंड करनी है किलोवाट आवर्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा। अब देखिए पावर के ना 5 फॉर्मूला जो है ना वो एक ही टॉपिक में लिखे हुए हैं, W ओवर टी, इसी तरह ही पावर का फॉर्मूला है QV ओवर टी, इस तरह पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर R, और पावर का फॉर्मूला जो है ना V स्क्वायर ओवर R है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि मुझे वोल्टेज और पावर मालूम है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो पावर का जो फॉर्मूला है V स्क्वायर ओवर R ये वाला मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। उसके अलावा इसका किलोवाट आवर का तो फॉर्मूला हमें पता ही है कि हमने पावर लेनी होती है वॉट्स के अंदर, पावर इन वॉट्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स, और इसको हमने डिवाइड कर देना है 1000 के ऊपर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो एक ही हमारी बुक में और यही है। तो अब 1 बाय 1 करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। चूंकि हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर जरा के डिवाइड हो जाएगी, सो द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर P। V जो होगा 220 वोल्ट है, इसका स्क्वायर आ जाना है, और जो पावर है मेरे पास वो 100 वॉट है। अब जब मैं इस सारे को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो आती है 484 ओम। अच्छा, आपने सिंपली इसका स्क्वायर लेकर जो भी आंसर है उसको 100 पे डिवाइड कर देना है। अब हम किलोवाट आवर्स में देख लेते हैं कि उसने एनर्जी कितनी कंज्यूम की है एक माह के अंदर। तो जो उसकी पावर है वो मेरे पास 100 वॉट है, और जो टोटल टाइम लगा है वो 150 आवर्स लगे हैं पूरे माह के, ठीक है। ये मैंने पूरे माह के यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए थे, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 के साथ, ये 0 कट गया और ये 2 0 इसके साथ कट गए, 15 आंसर आ गया। तो जो मेरे पास एनर्जी आई है दैट इज इक्वल्स टू 15 किलोवाट आवर। तो वो इसका आंसर अब हम किस तरह लिखेंगे, जो उसकी रेजिस्टेंस है 484 ओम है और वो 15 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा एक माह के अंदर अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन।
अच्छा नेक्स्ट ना वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक इनकैंडिसेंट बल्ब है और 95 ओहम पर वो ऑपरेट कर रहा है। सो वो कह रहा है कि उसके ऊपर लेबलिंग हुई है वो 150 वॉट का। वो कह रहे हैं कि बताएंगे वो 120 वोल्ट के लिए डिजाइन हुआ है या 220 वोल्ट के लिए। हम सिंपली इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे कोई भी जो रेलेवेंट फॉर्मूला है उससे, और देखेंगे अगर तो हमारा आंसर 120 के पास आया तो इसका मतलब 120 के लिए वो डिजाइन किया गया है। अगर 220 के करीब हुआ तो वो 220 के लिए डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसने हमें बताया क्या क्या हुआ है। एक तो उसने हमें रेजिस्टेंस बताई हुई है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 95 ओहम, और दूसरा उसने हमें पावर बताई है दैट इज इक्वल टू 150 वॉट। अब फाइंड हमने क्या करना है, हमने वोल्टेजेस इसके पता लगाने हैं। अब देखें कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस और पावर का अभी हम पिछले न्यूमेरिकल में फॉर्मूला पढ़ के हटे हैं, तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास जो पावर है दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहां पर वोल्टेज मैंने फाइंड किया तो आर इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो वी स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू पी आर, और यहां पर मैं ले लूंगा स्क्वायर रूट क्योंकि मुझे v की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो जो मेरे पास v है वो इक्वल आ जाना है पी आर का स्क्वायर रूट। और यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। जो मेरे पास पावर है दैट इज 150 वॉट, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेजिस्टेंस है दैट इज 95 ओहम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 119.37 वोल्ट आएगा, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 120 वोल्ट। तो इसका मतलब कि वो जो भी बल्ब है वो 120 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद ना न्यूमेरिकल में उन्होंने एक घर में इस्तेमाल होने वाली कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का नाम बताया है, और उनके यूजेज आवर्स बताए हैं, और उनकी पावर बताई है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि बताओ कि इस घर का जो मंथली एक्सपेंडिचर है इलेक्ट्रिसिटी का वो कितना होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हर डिवाइस के इंडिविजुअली सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला चारों दफा सेम ही लगेगा, ठीक है। फिर उन यूनिट्स को जमा करके टोटल यूनिट्स निकालेंगे, और उन जो जितने भी मेरे पास टोटल यूनिट आएंगे उसको कॉस्ट ऑफ वन यूनिट में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो उसने सबसे पहला बताया हुआ कि 10 बल्ब है 60 वॉट के और 5 घंटे रोजाना चलते हैं। तो अब पावर इन वॉट्स की मैं बात करता हूं, तो मेरे पास 60 वॉट के 10 बल्ब हैं, ठीक है, और 5 घंटे रोजाना चलते हैं, यानी कि 5 आवर्स रोजाना, मतलब कि 30 दिन तक ये चले हैं। और इसको मैं 1000 पे हेड जो डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, एंड ये जीरो कट गया, ये कट गया, और ये जीरो कट गया, और बाकी जो पीछे आया उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90 किलो वाट आवर जो है ना मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी में हम देखते हैं क्या है, 4 पंखे 75 वॉट ऑफ ईच है, 10 आवर्स डेली चल रहे हैं, यानी कि हमारे पास 4 पंखे हैं 75 वॉट ऑफ ईच है, और 10 आवर्स डेली का मतलब ये है कि इसको 30 पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड कर दूंगा इसको मैं 1000 के ऊपर। तो इस सारे को जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 90 किलो वॉट आवर। उसके बाद कह रहा है कि तीसरे नंबर पे एक टीवी है 100 वॉट का, वो 5 घंटे रोजाना चलता है। अब चूंकि टीवी एक ही है तो यहाँ पर मैं एज इट इज 100 वॉट लिख दूंगा, और यहाँ पर वो 5 घंटे रोजाना चल रहा है, यानी कि इसको मैं 30 पे मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 1000 पे। ये कट गया, ये आपस में 2 जीरो कट गए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15 किलो वॉट आवर, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है 1000 वॉट की, 2 घंटे रोजाना चलती है, यानी कि जो हमारे पास पावर है वो 1000 वॉट है और 2 घंटे रोजाना चल रही है, तो इसको मैं 30 पे मल्टीप्लाई करूंगा टोटल टाइम निकालने के लिए, और डिवाइड कर दूंगा 1000 पे। ये सारे फॉर्मूला के तहत ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कट जाएंगे, तो 60 किलो वॉट आवर जो है मेरा आंसर आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में अगर निकालू तो मैं इन चारों को जमा कर दूंगा, तो यहां पर मैं टोटल यूनिट्स फाइंड कर लेता हूं। जो मेरे पास टोटल यूनिट्स आ रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर 90 गए थे, वहां पर भी 90, फिर 15, फिर 60, 90 किलो वॉट आवर प्लस 90 किलो वॉट आवर प्लस 15 किलो वॉट आवर प्लस 60 किलो वॉट आवर। तो अब जब इन सबको मैं जमा करता हूं तो मेरे पास 180 और 195 और 255 किलो वॉट आवर जो है ना मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। अब मैं इसको कॉस्ट ऑफ वन यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है दैट इज 255 किलो वॉट आवर, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस्ट ऑफ वन यूनिट जो कि मेरे पास है 4 रुपीज,
और जब मैं इसको 4 पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1020 रुपीज, यानी कि 1020 रुपए जो है ना वो मंथली एक्सपेंडिचर है उससे करके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ना वो ये बात कह रहा है कि हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है और 4 किलो वाट यानी कि 4000 वाट का वाटर हीटर है और उसको हमने 250 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया है। तो हमने फाइंड करना है कि करंट कितना पास करेगा दोनों में से और दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो क्या क्या होगी जब अप्लायंसेज जो है वो यूज में आएंगी। तो यहाँ पर मैंने लैंप के लिए अलग और वाटर हीटर के लिए अलग अलग कॉलम बना लिया और हमने इनमें भी दो दो चीजें फाइंड करनी थी तो उनके लिए भी मैंने अलग अलग कॉलम बना लिए। अब देखिए जो पावर और उसने वोल्टेज हमें दिए हैं वो रेजिस्टेंस पूछी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला जिसमें ये तीनों आते हैं, दैट इज पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। रेजिस्टेंस मैंने फाइंड करनी इधर आके मल्टीप्लाई होगी, पावर इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सो इन दैट केस मेरे पास जो रेजिस्टेंस है ये इक्वल आ जाएगी वी स्क्वायर ओवर पी एंड दैट इज इक्वल टू वोल्टेज है वो मेरे पास 250 वोल्ट का स्क्वायर और जो पावर है मेरे पास दैट इज इक्वल टू 100 वॉट। और जब मैं इस सारे को सॉल्व करता हूं तो जो मेरे पास रेजिस्टेंस आती है दैट इज इक्वल टू 625 ओहम। तो ये मेरे पास लैंप की रेजिस्टेंस आ गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि जब हमने करंट फाइंड करना है तो हमारे पास पावर और वोल्टेज गिवन है, करंट हमने फाइंड करना है तो हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला है दैट इज P इज इक्वल टू वी आई। आपको पावर के जितने भी फॉर्मूले हैं ना 5 के 5 वो सारे याद होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने देखना है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है और कुछ मैं आपको लॉजिक्स भी बताऊंगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कि किस सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो दैट I इज इक्वल टू P ओवर V। पावर जो है वो हमारे पास वो 100 वॉट है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ दैट इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पेयर। तो ये मेरे पास जो है ना वो करंट उसके अंदर से पास हो रहा है वो आ जाता है। अच्छा चलिए अब एग्जैक्टली यही दो फॉर्मूले जो है वो हम इधर लगाएंगे वाटर हीटर के लिए। तो जो पावर है दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर और यहाँ पर पावर इज इक्वल टू वी आई। अकॉर्डिंग टू डेटा हमने फॉर्मूला लगाना है कि हमारे रिक्वायर्ड डेटा हमारे लिए क्या है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी और जो वोल्टेज है हमारे पास वो 250 वोल्ट ही है जबकि जो पावर है वो मेरे पास 4000 वॉट है। ठीक है, तो जब मैं इसकी रेजिस्टेंस या 250 वोल्ट का हमने स्क्वायर लेना उसको 4000 पे डिवाइड करना है। तो जब मैं इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करता हूं तो दैट इज इक्वल्स टू 15.62 ओहम। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, 250 का स्क्वायर लेके जो भी आंसर आता है उसको 4000 पे डिवाइड कर लें और एग्जैक्टली यहाँ पर मैं करंट फाइंड कर लूंगा दैट इज इक्वल्स टू P ओवर V। पावर जो है वो मेरे पास 4000 वॉट है एंड जो वोल्टेज है वो मेरे पास 250 वोल्ट है। ठीक है, सो दैट I इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 16 एम्पेयर आंसर आ जाता है। तो यहां से ना मैं आप दो बातें जो है ना वो अखज कर सकता हूँ कि अगर हम सेम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जितनी हाई पावर की जो हम डिवाइस है अगर वो कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी, पावर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी अगर वोल्टेज जो है ना वो सेम रहते हैं। ठीक है, हाँ जितनी ज्यादा पावर की हम कनेक्ट करेंगे करंट उतना ज्यादा होगा। अब देखें ना लैंप की जो पावर है वो कम थी तो करंट कम पास हो रहा था उसमें से, लेकिन रेजिस्टेंस देखिए आप लैंप की ज्यादा थी क्योंकि उसकी पावर कम थी। तो ये दो आप एमसीक्यूज के तौर पर या कॉन्सेप्चुअली आप ये दो बातें याद रख सकते हैं कि जब वोल्टेज हमारे पास सेम होगा तो जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो पावर है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए नेक्स्ट वो ये बात कह रहा है कि एक रेजिस्टर है 5.6 ओम का रेजिस्टर है और हमने 3 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट की है और वो कह रहा है कि उसमें से 0.5 एम्पीयर करंट पास कर रहा है। हमने डिसिपेटेड पावर की जो पावर इस्तेमाल हुई है वो देखनी है और उसके अलावा हमने फाइंड करनी है कि जो पावर प्रोड्यूस की है बैटरी ने। ठीक है, तो अब देखिए मेरी बात सुने, अब यहां पर जो पावर है ना वो जो डिसिपेट होती है जो कंज्यूम होती है वो रेजिस्टर के अंदर होती है। तो हम यहां पर कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे डिसिपेशन के अंदर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो। विदाउट फाइंडिंग द रेजिस्टेंस हम ये नहीं पता लगा सकते कि पावर डिसिपेट कितना हुई है। ठीक है, हाँ अगर हमने पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी करना है तो हमने कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसके अंदर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व ना हो। तो यहां पर अब देखिए पावर डिसिपेशन के लिए आपने याद रखना है कि हम हमेशा I स्क्वायर R वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जबकि हम पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी के लिए P इज इक्वल टू VI वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम इनसे अलग अलग जो है हम कैलकुलेशन करते हैं।
तो ये पावर डिसिपेशन आई स्क्वायर जाएगी, मेरे पास आ जाना 0.5 एम्पेयर का स्क्वायर ले लिया, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 5.6 ओम। तो इस सारे को जब मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास जो पावर डिसिपेशन आ जाएगी 1.4 वॉट आ जाएगी। अब इस तरह जो पावर प्रोड्यूस की है बैटरी ने दैट इज 3.0 वोल्ट, और जो करंट है वो मेरे पास 0.5 एम्पेयर है। तो इन दैट केस जो मेरे पास पावर है ये इक्वल आ जाएगी 1.5 वॉट। अब ये देखें, जो बैटरी ने पावर प्रोड्यूस की दैट इज 1.5, और जो डिसिपेट हुई है, जो इस्तेमाल हुई है, अब देखें असूली तौर पे तो ये है ना कि इस्तेमाल उतनी ही होनी चाहिए जितनी बैटरी ने दी है। तो यहां पर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? बैटरी ने जो पैदा की है वो आप देखें थोड़ी ज्यादा है, और जो डिसिपेट हुई है थोड़ी कम है। तो ये डिफरेंस भी उसने पूछा हुआ है। तीसरा उसका क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस क्यों है, तो ये डिफरेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब देखें कि जिस वायर के साथ हमने उस रेजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है उसकी तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि रेजिस्टर के अलावा कहीं पर जो पावर है वो डिसिपेट हुई है। रेजिस्टर में सारी की सारी होनी चाहिए थी, लेकिन जब बैटरी पावर प्रोवाइड कर रही थी तो बैटरी की अपनी भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस थी, जिस वजह से जितनी उसने टोटल पैदा की है वो सारी की सारी सर्किट को नहीं मिली। और प्रैक्टिकली होता भी ऐसे ही है कि सारी की सारी पावर जो है वो सर्किट को नहीं मिलती, एंड दैट इज ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स। बेटा इफ यू थिंक दैट कि इस वीडियो से आपको फायदा हासिल हुआ है तो बेटा प्लीज लाइक करें वीडियो को, और कमेंट लाजमी किया करें, और शेयर टू ऑल द स्टूडेंट्स इन योर कम्युनिटी। थैंक यू सो मच।